फलाई मुहिमात, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मसनूई सैयारे ज़मीन के अतराफ दायमी मदार में गर्दिश करने के लिए भेजे हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे ज़मीन से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात जो हमारे लिए मुफीद तर होती है उसको भेजते हैं कि यहाँ पर मिनरल्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर पानी के ज़खायर ज़्यादा हैं, कहाँ पर जो है तो आफात समावी आ सकती है, कहाँ जलजले आ सकते हैं, कहीं आतिश फशां फट जाती है। ये तमाम मालूमात हमको उन आर्टिफिशियल सेटेलाइट से मालूम हो सकती हैं। लिहाजा इससे क्या हुआ, इंसानी ज़िंदगी बड़ी आरामदा हो गई। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन के अलावा भी बहुत सारे दिगर सैयारे और दूसरे गैलेक्सीज मौजूद हैं। लिहाजा उनसे मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए भी कुछ खलाई जहाज खला में भेजे जाते हैं और ये स्पेसक्राफ्ट जो है उस खला में पहुंचकर, उस स्पेस में पहुंचकर ज़मीन के अलावा जो दिगर प्लानेट है, जैसे हमसे सबसे नज़दीक जो है कौन है, चांद यानी मून है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे वाला प्लानेट कौन सा है, मरीख मार्स है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे भी जो है तो प्लानेट्स हैं। तो इनके बारे में मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने के लिए, करीब से क्लोजली ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे कुछ आर्टिफिशियल सेटेलाइट बनाए जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर उनसे मुतालिक इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक इंतहाई अहम काम करना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या है, वो ये है कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है, हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसको स्कैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किससे, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि आप जानते हैं एक मामूली सा पत्थर भी अर्थ से आसानी से स्केप नहीं हो सकता, फरार नहीं हो सकता है। हम छोटा सा पत्थर भी ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है, वो फौरन नीचे गिर जाता है। क्यों, अर्थ ग्रेविटी जो जमीन की शकल है वो उसको वापस खींच लाती है। अब अंदाजा लगाइए, हम जो सैटेलाइट बनाते हैं वो सैटेलाइट कई टन हेवी होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है उसका। अब बताइए, इतना हेवी बॉडी, इतना वजनी जिस्म कैसे हम अर्थ से ऊपर भेजते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इतनी हेवी बॉडी को हमको क्या करना होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको स्केप करना होता है। हमने पूरा डिटेल में इसको हमारे फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, वो ग्रेविटेशन, हाँ, तो शकल इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी तफसीलात में आपको ये बात पता होगी कि हमारी जो अर्थ है, ये यहाँ पर देखिए, ये अर्थ, ठीक है, ये हमारी जमीन है। और जमीन क्या करती है, हर बॉडीज को, कोई भी मामूली से मामूली हो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसका एक क्या होता है, फील्ड होता है, मैदान। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगर कोई सैटेलाइट होगा तो हमको इस सैटेलाइट को क्या करना होगा, पहले इस ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको आजाद करना होगा, फ्री करना होगा। और जब आप इसको फ्री करेंगे तो ही ये सैटेलाइट बाहर जाकर दूसरे प्लानेट पर पहुंचेगा, उनके मुतालिक मालूमात हासिल करेगा। ठीक है, तो हम फिर किस तरीके से इसको भेजते, किस तरीके से हम इस सैटेलाइट को बाहर भेजते हैं, उसको एक खास वेलोसिटी देकर, उसको कौन सी कहते हैं, स्केप वेलोसिटी, यानी फरारी रफ्तार। स्केप वेलोसिटी का फार्मूला हम ऑलरेडी ला चुके हैं, आप जानते हैं क्या है वो, स्केप वेलोसिटी VE फरारी रफ्तार बराबर होता है किसके, √2G कैपिटल M
अपॉन कैपिटल आर। और आप जानते हैं यहां पर कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई। और 2 जो है तो नंबर है। इस तरह इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री करने के लिए दरकार फरारी रफ्तार, एस्केप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अब वो होती कितनी है, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं कि किसी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री करने के लिए, उसके शक्ल मैदान से आज़ाद करने के लिए कितनी फरारी रफ्तार दरकार होती है, क्योंकि सैटेलाइट को दी जाने वाली उफ़क़ी रफ्तार अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। चलिए, यहां पर आपको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का? एस्केप वेलोसिटी VE इज इक्वल टू √2gm अपॉन आर। अभी हम देख चुके हैं कि इसमें कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वैल्यू क्या होती है इसकी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा कैपिटल M, ये मास ऑफ द प्लानेट है, या फिर अगर अर्थ है तो मास ऑफ द अर्थ है। और आपको पता है मास ऑफ द अर्थ कितनी होती है? 6 इंटू 10⁻24 kg। और फिर कैपिटल R, ये रेडियस ऑफ द प्लानेट, यानी रेडियस ऑफ अर्थ अगर लेते हैं तो अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये अर्थ के लिए है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज पता है सबके सब, और हमको सिर्फ फार्मूले में इन वैल्यूज को रखना है। तो देखिए यहाँ पर यह एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √, देखिए ये 2 है, यहाँ पर 2 आ गया। ये कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू, और यहाँ नीचे कैपिटल R। ठीक है, हमको इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर आपके पास ये वैल्यू 11.18 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगी। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इस 10⁻³ को हम किलो कहते हैं। तो फाइनल हमारे पास वैल्यू आई है 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको अपने सैटेलाइट को, अपने मसनूई सैयारचे को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री करना हो तो उसकी रफ्तार, फरारी रफ्तार, एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के अंदर वो 11.18 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, इतनी उसकी रफ्तार होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, जब ऐसा करेंगे तो वो सीधा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री हो जाएगा। हाँ, तो चलते हैं सबसे पहले मून मिशन पर, यानी चांद की मुहिम। तो चांद पर मुख्तलिफ मुहिमात की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि चांद क्या है? हमसे सबसे करीब तरीन फल्की जिस्म है ना, सबसे करीब तरीन होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। अब चांद पर सबसे पहले मुहिम जो इसीलिए की गई कि वो हमसे करीब है। इस तरह की मुहिमात अब तक बहुत सारे मुमालिक ने की है। आप जानते हैं कि उसके अंदर आपको USA, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान और इंडिया, इन सब ने जो है अपने अपने स्पेसक्राफ्ट वहां पर भेजे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजे हैं। और वहां पर क्या मालूम किया गया? वहां मालूम किया गया कि जो चांद है, उस चांद की ग्रेविटी कितनी है, कशिश शकल कितनी है। फिर मालूम किया गया कि उसकी डेंसिटी कितनी है, कसाफत कितनी है। ठीक उसी तरीके से चांद पर से टकरा कर आने वाली जो शुआएं हैं, जिसको रेडिएशन कहते हैं, वो रेडिएशन के बारे में जो है मालूमात हासिल की गई। ठीक है, अब ये मुहिमात अलग अलग मुमालिक ने की है। तो सबसे पहले आपको मिलता है कि रूस की लूना सीरीज, ये 1959 में भेजी गई थी खलाई गाड़ी, जो चांद के करीब पहुंची। ठीक है, उसके बाद जो है तो 1959 में
रूस की लूना सीरीज की खलाई गाड़ियां चांद से करीब पर पहुंची है। 1959 में भेजी गई लूना 2 जो थी उसी सीरीज का दूसरा हिस्सा, उसने पहली खलाई गाड़ी थी वो जो उसके करीब तरीन जो है तो पहुंची है। फिर 1976 तक 15 खलाई गाड़ियां अब तक भेजी जा चुकी हैं। ठीक है, और इसने चांद से मुतालिक मुख्तलिफ बातों को मालूम किया। याद रखिए कि ये आखिरी जो 4 मुहिमात थी, इन 15 में से लास्ट 4 जो हमारे मिशंस थे उन्होंने तो चांद पर अपनी अपनी गाड़ियां उतारी, अपने व्हीकल जो है तो वो वहां पर लॉन्च किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं। ऑलरेडी वो चांद की सतह पर पहुंचे हैं और उन्होंने चांद की ज़मीन के जो मुख्तलिफ चांद की जो सतह है, चांद की सतह के मुख्तलिफ नमूने उन्होंने वहाँ से लेकर आए, उसके पत्थरों के नमूने लेकर आए और उस पर जो है तो केमिकल लेबोरेटरीज में रिसर्च की गई और बहुत सारे नताइज उससे हासिल किए। याद रखिए ये जितने भी मुहिमात हुए वो बगैर किसी इंसान के हुए, मतलब उसमें किसी इंसान को वहाँ पर भेजा नहीं गया था, ये सब रोबोटिक थे। हाँ, तो अब चांद की मुहिमात के अंदर आपको मुख्तलिफ ममालिक के अलग अलग मिशंस और उनके काम यहाँ पर पता चलेंगे। देखिए, मून मिशन में अमेरिका ने 1962 से 1972 तक चांद पर मुहिमात चलाई। इन मुहिमात की खास बात थी कि कुछ मुहिमात के अंदर, कुछ मिशंस के अंदर तो उन्होंने इंसान को भी भेजा और 1900 जुलाई 1969 में नेल आर्मस्ट्रॉन्ग ये दुनिया का सबसे पहला इंसान करार पाया जिसने चांद की जमीन पर कदम रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद 2008 में इंडिया ने, भारत ने जो है अपना चंद्रयान 1 नामी खलाई गाड़ी को चांद पर भेजा और उसके मदार में उसने जो है तो गर्दिश भी किया। 1 साल तक चंद्रयान 1 ने हमको वहां से बहुत सारी कारामद मालूमात भेजी और सबसे अहम बात तो ये रही चंद्रयान 1 की कि उसने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता चलाया और ये पता चलाने वाला दुनिया का पहला मुल्क भारत करार पाया। हाँ, अब मून के बाद जो हमारा सेकेंड मिशन था वो था मार्स मिशन, यानी मरीख मुहिमात। आप जानते हैं कि चांद के बाद अब हमारे जमीन से सबसे करीब जो प्लानेट है वो मरीख मार्स है। तो मार्स पर ये खलाई गाड़ी स्पेसक्राफ्ट जो है तो भेजा गया। कई मुमालिक ने अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा और उस मार्स की जो मुहिम थी, मिशन थी, ये बहुत ही टफेस्ट साबित हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसलिए हुआ ये कि जितने मुमालिक ने, जितनी कंट्रीज ने अपने अपने स्पेस क्राफ्ट मार्स पर भेजे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा नाकाम साबित हुए। लेकिन आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान ने भी मरीख पर, मार्स पर एक अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था और जिसका नाम था मंगलयान। मंगलयान जिसको इसरो ने निहायत ही कम खर्च पर 2013 नवंबर 2013 में भेजा और जो सितंबर 2014 में मरीख की सतह पर, मार्स की सतह पर जो है तो पहुंचा और उसने मरीख की सतह पर पहुंचकर वहां अतराफ की फ़ज़ाई माहौल का, अतराफ की फ़ज़ा का मुताल्लिक़ बहुत सारी अहम मालूमात हमको उसने दी है। ये था हमारा मार्स मिशन, मरीख मिशन। ठीक है, चलिए अब आइए मिलते हैं चंद एस्ट्रोनॉट खलाबाज से। ये इंडियन एस्ट्रोनॉट है, यानी हमारे हिंदुस्तानी खलाबाज है। तो उनमें सबसे पहले और नुमाया नाम आता है राकेश शर्मा का। ठीक है, राकेश शर्मा कौन थे? राकेश शर्मा खला में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय थे और आपने जो है भारत रूस मुश्तरका खलाई प्रोग्राम में
ठीक है, किसका? इसमें स्पेस अलॉन्ग विथ 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें 2 रूसी एस्ट्रोनॉट खलाबाज भी शामिल थे, उनके साथ आपने पूरे खला का सफर किया और जमीन के अतराफ एक चक्कर लगाया और आप 8 दिनों तक, पूरे 8 दिनों तक आप खला में रहे। ये एजाज राकेश शर्मा को हासिल है। इनके बाद मिलते हैं हमारे दूसरे इंडियन खलाबाज, जिनको नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला से मुतालिक आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें कि ये पंजाब के एरोनॉटिक्स में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, ठीक है। उसके बाद 1988 में आपने तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, ये यहाँ से। फिर उसके बाद आपने तहकीकी मुहिम के दौरान 336 घंटे 336 आवर्स आपने खला में गुजारे। उसके बाद 1 फरवरी 2003 यानी 1 फरवरी 2003 को जब आप स्पेस से वापस जमीन की तरफ आ रहे थे, तो वहां पर कोलंबिया खलाई गाड़ी में धमाके में आपकी डेथ हो गई, आपका इंतकाल हो गया, ठीक है। ये थी हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। उसके बाद मिलते हैं तीसरे एस्ट्रोनॉट से, ये है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ये 2006 में डिस्कवरी के जरिए पहले खलाई स्टेशन तक आपने सफर किया। दूसरी बात ये रही कि आप 29 घंटों तक खलाई जहाज के बाहर, स्पेसक्राफ्ट के बाहर आपने काम किया। बहुत बड़ा काम होता है अपने स्पेस के बाहर, स्पेस क्राफ्ट के बाहर वर्क करना। और फिर 192 डेज 192 दिन खला में गुजारने का रिकॉर्ड भी आप ही के नाम पर है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी क्या पेशरफ्त की है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आइए उस पर एक थोड़ी सी नजर डालते हैं। भारत और खलाई टेक्नोलॉजी, इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। आइए इन बातों पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। भारत ने भी खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में काबिल फख्र तरक्की की है, डेवलपमेंट किया है, ठीक है। उस डेवलपमेंट में क्या है, उसने कई किस्म के सैयारों को अर्थ के अतराफ में और दिगर सेलेस्टियल बॉडीज के अतराफ में उसने सैटेलाइट को दागे हैं। कई ऐसे सैयारा बरदार गाड़ियां उसने तैयार की हैं जो सैटेलाइट को अपने मखसूस मदार में किसी भी तरह का वो ऑर्बिट रहने दीजिए, चाहे वो सर्कुलर हो, इक्वेटर के अतराफ हो या पोल के अतराफ हो, एलिप्टिकल हो, किसी भी तरह के ऑर्बिट में उन सैटेलाइट को पहुंचाने की काबिलियत ये लॉन्च व्हीकल रखती हैं, जिसको इंडिया में बनाया गया है। ये गाड़ियां 2500 किलोग्राम, ध्यान दीजिए 2500 kg, इतने हेवी मसनूई सैयारों को, आर्टिफिशियल प्लैनेट को ले जाने की सलाहियत रखती है और उन्हें कामयाबी के साथ उनके मदारों में प्रोजेक्ट कर सकती है, दाग सकती है। इनमें काबिल जिक्र PSLV और GSLV, ये 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, सैयारा बरदार गाड़ियां हैं जो इंडिया ने बनाई हैं। और हमने जिक्र किया था कि इसके ज़रिए से हमने इनसैट और जीसैट जैसे मसनूई सैयारों की जो सीरीज थी उनको इसी के थ्रू प्रोजेक्ट किया है। और ये क्या करती हैं? टेलीविज़न, मवासलात, नशरियात और जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं उनकी जानकारी ये इन सैटेलाइट के थ्रू हमको मिलती है, इनसैट और जीसैट। इसी तरह इंडिया ने एक सैटेलाइट जिसको एजुसेट का नाम दिया गया है, एजू, ये यहां से समझ में आ गया, एजुकेशन। तो जो सिर्फ और सिर्फ तालीमी मैदान में इस सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है।
आपने देखा होगा दूरदर्शन पर, और जो गवर्नमेंट के थ्रू जो चैनल चलाए जाते हैं उस पर खालिस तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स वगैरह दिखाए जाते हैं। ये सब एजुसेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद आपको भारत में कुदरती वसाइल की निगहदाश्त और इंतज़ामिया, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, और जो कुदरती आफात उसकी पेशिनगोई, उसका हुस्न इंतज़ाम, जिसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, ये किया जाता है एक खास सेटेलाइट के थ्रू जिसको IRS सीरीज कहते हैं। उसी सीरीज के थ्रू ये तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। ये IRS को भी इंडिया ने ही बनाया है और उसको उसके मदार में प्रोजेक्ट किया है। इसी तरह जमीन पर किसी भी मकाम के तयन के लिए उसके तुलुल बलद, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड्स और अर्जुल बलद, लैटिट्यूड्स को तय करने के लिए भी IRNSS इस सिलसिले को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम किसी भी जगह पर किसी भी लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। अब चलिए कि इंतहाई दिलचस्प मालूमात ज़हन नशीन कर लेते हैं, ये इसका जानना बेहद ज़रूरी है। वो क्या है कि जो मसनूई सैयारे दागने के मराकिज़ जो इंडिया में है, हिंदुस्तान में कौन कौन सी जगह है जहाँ से सेटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है, उनमें से हमारे पास 3 मकामात है, 3 अलग अलग लोकेशंस हैं, सेंटर्स बनाए गए हैं। उनमें नंबर 1 है थुम्बा तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर मौजूद है। दूसरा है श्री हरिकोटा और तीसरा है चांदीपुर जो कि उड़ीसा में वाक़ है। इसके अलावा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये कौन कौन सी हैं? ये भी 3 हैं, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है वो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो श्री हरिकोटा में मौजूद है। और थर्ड नंबर पर जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में ये बनाया गया है। इस तरह 3 अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो आइए भारतीय साइंसदानों के कुछ तारुफात आपके सामने पेश करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ये हिंदुस्तानी तारीख में स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला नाम हमको देखने को मिलता है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भारतीय खलाई प्रोग्राम के बानी कहा जाता है। इन्हें भारतीय खलाई प्रोग्राम का बानी कहा जाता है, फाउंडर। इन्हीं की कोशिशों के नतीजे में PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का कयाम अमल में आया। इसके अलावा हुकूमत हिंद ने 1962 में इनकी सदारत में एक इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी कायम की, जिसके तहत क्या किया गया? 1963 में थुम्बा तिरुवनंतपुरम में मुल्क का सबसे पहला सैयारा दागने का मरकज कायम किया गया, जिसके बारे में अभी हमने मालूमात हासिल की। मुल्क का सबसे पहला सैयारा दागने का जो मरकज है जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, वो इन्हीं की काविशों का नतीजा है। इन्हीं की कोशिशों से भारत का सबसे पहला मसनूई सैयारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, ये खला में दागा गया। और भारत में आपको पता है एक रिसर्च सेंटर भी चलता है जो इसको इसरो के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इदारा बराए खलाई तहकीक इसरो का क़याम इनका सबसे अहम कारनामा है।
इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कहा जाता है, और ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है जिससे आज भी फायदा उठाया जा रहा है। जी आइए अब हम अपने इस चैप्टर के इंतहाई आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। लास्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है खलाई कचरा और उसका हुस्न इंतज़ाम, यानी स्पेस डिब्रीज एंड इट्स मैनेजमेंट। आपको पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से जहां बहुत सारे फायदे, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस से हम इस्तेफादा करते हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ उसके डीमेरिट्स, कुछ नुकसानात वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्पेस कम्युनिकेशन और स्पेस मिशन जो इसके बारे में मालूमात हासिल की हैं, इसमें आपको इंतहाई आखिरी जो बात यहाँ पर मिलती है वो ये है कि इन सारे मुहिमात के दौरान, स्पेस मिशन की सारी मुहिमात के दौरान कई गैर ज़रूरी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं। जैसे मसनूई सैयारों के अलावा ज़मीन के अतराफ में इंसान की बनाई हुई दिगर बहुत सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। जैसे हमने ये देखा था कि जब हम किसी सैयारे को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू जो रॉकेट्स होते हैं जिसके साथ मुख्तलिफ स्टेजेस में लगाए जाते हैं, एक एक कर कर उनको क्या किया जाता है, डिटैच, अलग किया जाता है, और वो अलग होकर क्या कहाँ जाते हैं, वो इसी स्पेस में तैरते हैं। उनके बारीक बारीक ज़रात जो हैं पूरे स्पेस में फैल जाते हैं और वो एक कचरे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसे हम खलाई कचरा कहते हैं, इसे स्पेस डिब्रीज कहा जाता है। ठीक है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा जसामत वाले ऐसे तकरीबन 2 करोड़ बेकार टुकड़े इस खला में फैले हुए हैं और ये घूम रहे हैं। ये तमाम खलाई कचरे के जुमरे में ही आते हैं। ये कचरा मसनूई सैयारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जब इनको टकराते हैं तो टकराने की वजह से उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के काम में मदाखलत होती है। लिहाजा ये कचरा दिन ब दिन बढ़ रहा है और इस वजह से नए दिगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को खला में भेजना कदरे मुश्किल हो गया है। इसलिए इस कचरे का इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तनाजुर में कुछ तजुर्बात और कुछ तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं और उस पर बिल्कुल काम चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस मसले पर काबू पा लेंगे और खलाई गाड़ियों को जो लाहक ख़तरात हो सकते हैं वो उन ख़तरात से हम बच सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस हमारे लास्ट चैप्टर स्पेस मिशन खलाई मुहिमात के साथ साइंस फर्स्ट का हमारा ये सिलेबस यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी होगी। तो आपके ज़िम्मे ये काम है कि इन सारे चैप्टर्स को बड़े अच्छे से पढ़ें और इसके तमाम सवाल जवाबात जो आपको इन सारे क्लिप्स में मौजूद हैं उनको बार बार रिपीट कर कर देखें और अपने नोटबुक में उसे नोट करें और उसको बार बार याद करें। इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, अच्छे बेहतरीन मार्क, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल कर सकेंगे। तो